हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आइए प्यारे दोस्तों, आज के इस वैल्यूबल से सेशन की शुरुआत करते हैं। और 18 दिसंबर है आज, 18 दिसंबर साल 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में फटाफट पढ़ लेते हैं हम लोग। पिछले सेशन में मैंने आपसे एक सवाल किया था कि किस यूनिवर्सिटी से संचालित अखिल भारतीय एकीकृत कृषि प्रणाली अनुसंधान परियोजना द्वारा विकसित 1.0 हेक्टेयर एकीकृत कृषि प्रणाली मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। तो इसकी राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। ये एक एकीकृत मॉडल जो है ना आपका, ये है एचएयू का, यानी कि हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है ना इसका मॉडल है ये। और एचएयू यूनिवर्सिटी जो है ना, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी 2 फरवरी 1970 को हुई थी। कहाँ पे है ये यूनिवर्सिटी हिसार में पड़ती है। और इस यूनिवर्सिटी का पहला मतलब ये यूनिवर्सिटी पहले किसका पार्ट थी? पहले ये पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है ना पीएयू लुधियाना का पार्ट थी। ये याद रखना आप लोग। हरियाणा में 2029 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कम से कम कितने विधायक अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करेंगे? कहने का मतलब है वर्तमान में विधानसभा विधायक कितने हैं टोटल? विधानसभा विधायक अभी वर्तमान में टोटल है 90। मतलब हरियाणा में टोटल 90 विधायक या 90 विधानसभा सीटें हैं फिलहाल के लिए। लेकिन यही सीटें जो है ना एक्चुअली बढ़ जाएगी। और ये हरियाणा की जो सीटें हैं ना बढ़ के कितनी हो जाने की संभावना है आने वाला जो इलेक्शन होगा उसमें? तो आने वाले इलेक्शन में 126 सीटें हो जाएंगी ये बढ़ के। अभी तक के लिए ये याद रखना है आप लोगों को, टोटल सीटें कितनी हो जाएगी? 126 सीटें हो जाएगी। हालांकि इसमें थोड़ा बहुत हो सकता है कि फेरबदल और भी हो जाए, ठीक है ना। इट मीन्स थोड़ा बहुत फेरबदल हो सकता है, लेकिन हाँ लगभग जो संभावना है या इतनी मतलब इतनी कम से कम तो इतनी होगी। इट में भी कि इससे ज़्यादा भी हो जाए। वैसे हरियाणा की विधानसभा सीटों की अगर मैं बात करूँ ना कि हरियाणा जब बना था तब सीटें कितनी थी विधानसभा सीटें? मतलब 1966 की बात करें तब विधानसभा सीटें हरियाणा के अंदर ना टोटल 54 ही थी। और 1967 के अंदर अगला परिसीमन होता है, 54 से चेंज हो गई, कितनी हो गई थी? 81 हो गई थी। फिर 1977 के अंदर फिर परिसीमन होता है, तीसरा चेंजेज आया है और इस चेंजेज में कितनी हो गई है? 90 हो गई है। वर्तमान में 90 ही है, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। पहले एंग्लो इंडियन सदस्यता होती थी, लेकिन वो 104वां संविधान संशोधन था, उसके चलते हुए ये एंग्लो इंडियन की सदस्यता है वो खत्म कर दी गई है। 2029 में इलेक्शन होगा, उसमें 126 विधायक अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करेंगे। वर्तमान में 90 है ये। लोकसभा की सीटें भी 10 से बढ़ के 14 हो सकती है ये। विधानसभा की 36 और लोकसभा की 4 सीटों की बढ़ोतरी हरियाणा में राजनीतिक रूप से काफी ताकतवर होगी, कह सकते हो आप लोग। 2024 के बाद में अगला चुनाव जो है ना 2029 का होगा, उससे पहले 2026 में जो है ना वो परिसीमन होने की संभावना है आने वाला। हरियाणा में 80 सब डिवीजन है, 94 तहसील है, 49 सब तहसील है, 140 ब्लॉक है और 154 शहर है और 6841 गांव है फिलहाल के लिए। तो ये पॉइंट याद रखना। इसके अलावा बीजेपी सरकार ने मानेसर, नीलोखेड़ी, इसराना, छछरौली, नांगल चौधरी, जुलाना, अंबाला कैंट, बाड्रा, बड़खल और नारनौद, बादली, उचाना, घरोंडा, पुनहाना, रादौर इनको उपमंडल बनाया था। इसके अलावा तावड़ू और लाडवा को भी उपमंडल बनाया था। 10 नई तहसील और 3 नई उप तहसील भी बनाई थी सरकार ने अपने टाइम के अंदर। 6 नए उपमंडल है हरियाणा के अंदर अभी इसमें से। और जो मानेसर है गुरुग्राम का, नीलोखेड़ी करनाल का, इसराना पानीपत, छछरौली यमुनानगर, नांगल चौधरी महेंद्रगढ़ और जुलाना जींद, ये नए 6 उपमंडल है। हालांकि 2 और उपमंडल भी बनेंगे, एक भवानी खेड़ा का और कलानौर का। इनका प्रस्ताव था लेकिन बाद में इनको फाइनलाइज तो नहीं किया गया। अभी तक के लिए इतने ही है ये। और इसके अलावा हरियाणा में मौजूदा 22 जिले हैं, 6 मंडल है, 80 सब डिवीजन है, 94 तहसील है, 49 सब तहसील है, 140 ब्लॉक है और 154 शहर है, 6841 गांव है। इंपॉर्टेंट है। और नगर निगम कितने हैं? नगर निगम 11 है। नगर परिषद कितने हैं? 23 है। नगर पालिका या नगर समिति कितनी है? वो 54 है। तो ये ऑफिशियली और लेटेस्ट डेटा है अभी तक के लिए। और हरियाणा में 4 नए जिले बनाए जाएंगे, इसके लिए कमेटी भी बन गई है। 4 दिसंबर को एक नई कमेटी बनी है, उसके अनुसार हरियाणा में 4 नए जिले बनाने के लिए बात है। 2 महीने के बाद ये कमेटी जो है ना अपनी सरकार को रिपोर्ट कंप्लीट सौंपने वाली है। नए जिले, उपमंडल, तहसील, उप तहसील, ये सब कुछ जो है ना 4 सदस्य की एक कमेटी बनी है। इसके अध्यक्ष तो है कृषि मंत्री कृष्णलाल पंवार है, शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा भी इसमें शामिल है, राजस्व मंत्री विपुल गोयल है, कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा इसमें शामिल है।
नए जिले करनाल का असंध, हिसार का हांसी, सिरसा का डबवाली, गुरुग्राम का मानेसर, ये और सोनीपत का गोहाना, इनकी लंबे समय से मांग चल रही है। इवन सोनीपत का गोहाना तो हरियाणा का 23वां जिला सबसे ज़्यादा संभावना में है, सब हाईएस्ट प्रायोरिटी पे है ये वाला, 1 नंबर पे। 2 नंबर की जो प्रायोरिटी आती है इसमें हिसार का हांसी जो है ना, इसकी प्रायोरिटी आती है 2nd नंबर पे। उसके बाद में डबवाली, और बाकी ये असंध और मानेसर, इनकी भी बहुत हद तक संभावना है। वैसे डबवाली पुलिस जिला जरूर बन गया, हांसी पुलिस जिला था ही और मानेसर भी। हरियाणा में 3 पुलिस जिले हैं, एक हांसी है, एक डबवाली है और एक मानेसर है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी है, मतलब आप अगर ऐड ऑन करना चाहो या याद करना चाहो ऐसे कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो है ना आपका वो विधानसभा क्षेत्र वाला जो इलाका है वो कौन सा है, वो हिसार जिला है। हिसार 7 विधानसभा क्षेत्र है। सबसे कम वाला कौन सा है, सबसे कम वाला पंचकुला है हरियाणा में। पंचकुला में केवल 2 है। इवन चरखी दादरी में भी केवल 2 ही है, तो उसमें भी 2-2 याद कर सकते हो आप लोग। और इसके अलावा आप लोग और क्या याद कर सकते हो, और आप ये याद कर सकते हो कि हरियाणा में पहली विधानसभा अध्यक्ष कौन थी, तो उनका नाम आप याद कर लेना, सन्नो देवी थी जगाधरी से, ठीक है ना, सन्नो देवी थी। और हरियाणा में ये पहली महिला थी ना, तो पुरुष विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो राव वीरेंद्र सिंह थे। सबसे कम दिनों तक ये भी रहे थे, राव वीरेंद्र सिंह, ठीक है ना। और हरियाणा विधानसभा का अपना हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हरियाणा विधानसभा का हेडक्वार्टर चंडीगढ़ के अंदर है। अच्छा, हरियाणा में आरक्षित सीटें कितनी है, आरक्षित सीटें टोटल 17 है हरियाणा में। जैसे सिरसा जो है ना, सिरसा सिरसा के अंदर आरक्षित सीट कौन सी है, सिरसा की आरक्षित सीट है कालावाली, ठीक है ना, कालावाली ये आरक्षित सीट है सिरसा की। इसके अलावा हिसार की आरक्षित सीट कौन सी है, हिसार की उकलाना है, ठीक है ना, उकलाना है हिसार की। ऐसे ही फतेहाबाद जो है ना, फतेहाबाद की कौन सी आरक्षित सीट है, इसकी रतिया है, ठीक है ना, रतिया। इसके अलावा आपका जो भिवानी है, पास में ही लगता है भिवानी है, भिवानी की आरक्षित सीट कौन सी है, भिवानी की है भवानी खेड़ा, ठीक है ना, भवानी खेड़ा जो है ना, इसकी आरक्षित सीट है। इसके अलावा करनाल है, करनाल की आरक्षित सीट कौन सी है, इसकी नीलो खेड़ी है, ठीक है ना, नीलो खेड़ी है, नीलो खेड़ी इसकी आरक्षित सीट है। इसके अलावा रेवाड़ी की कौन सी है, रेवाड़ी की बावल है, ठीक है ना, रेवाड़ी की बावल सीट आरक्षित है। गुरुग्राम की कौन सी है, गुरुग्राम की पटौदी सीट है। जज्जर खुद ही आरक्षित सीट में आता है आपका। सोनीपत में कौन सा आता है, सोनीपत में खरखोदा आता है, खरखोदा सोनीपत की होगी। पानीपत में कौन सा है, पानीपत में इसराना आता है आपका। और कौन सा जिला बच गया, रोहतक में कलानौर है, ठीक है ना, कलानौर है, कलानौर जो है ना इसकी आरक्षित सीट है। एक जींद है, जींद की नरवाना है, ये याद करना आप लोग, ठीक है, नरवाना है। और फरीदाबाद में तो कोई आरक्षित सीट है ही नहीं, पंचकुला में भी नहीं है, चरखी दादरी में भी नहीं है, महेंद्रगढ़ में भी नहीं है, ठीक है। तो ये वाले जिले हैं, तो आपको याद रखना। एक पलवल भी है, पलवल जो है ना, पलवल की होडल है, ठीक है ना, होडल है आपकी, ठीक है। तो ये आरक्षित सीटें हैं। एक आधी अगर कोई रह भी गई हो तो आप कमेंट में लिख देना, ठीक है। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास में आता है कि किस जिले के बंदी अब कृषि के बारे में ट्रेनिंग लेंगे। मतलब जेल के कैदी जो है ना वो एग्रीकल्चर के बारे में ट्रेनिंग लेंगे। बंदियों को कृषि अथवा खेती के गुर सिखाने का जिम्मा स्व रोजगार प्रशिक्षण संस्थान और पंजाब नेशनल बैंक इन्होंने उठाया है। और ये जेल है हिसार की। हिसार के जेल के बंदी जो है ना, कितने एकड़ में कैसी फसल होनी चाहिए, बंदियों को 13 दिन की एग्रीकल्चर ट्रेनिंग दी जाएगी। बंदियों के लिए कृषि उद्यमी कोर्स है वो स्टार्ट किया गया है। पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक जो है ना इसमें, और स्व रोजगार ग्रुप है, ये मिलके ऐसा करेंगे। हरियाणा के किस जिले को प्याज का हब बनाया जाएगा, प्याज का हब बनाया जाएगा, नूहू को बनाया जाएगा। प्याज उत्पादन में फिलहाल के लिए, पहले अंबाला इसमें आगे था लेकिन नए आंकड़ों के अनुसार जो नूह है ना वो टॉप नंबर 1 पे है। नूह जिले के किसान लगभग 18,000 एकड़ जमीन के ऊपर लगभग 17 लाख क्विंटल प्याज का उत्पादन हर साल कर रहे हैं अभी वर्तमान में। और भारत सरकार अब हरियाणा प्रदेश के सबसे पिछड़े और अति महत्वाकांक्षी जिला नूह को प्याज का हब बनाने की योजना बना रही है। कृषि मंत्रालय भारत सरकार का और अधिकारी ने जो ना अभी रिसेंटली अनुसंधान केंद्र करनाल के अध्यक्ष ने नूह जिला के बागवानी विभाग के अधिकारियों के साथ में मेवात या नूह के किसानों के साथ में निरीक्षण और अनुसंधान अभी रिसेंटली किया है। इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा यहाँ के किसानों को जो है ना, और युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। कई सारे अनुसंधान केंद्र है हरियाणा में। जैसे अगर आप मुझसे पूछो कि सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो ये तो आपको याद रहना ही चाहिए, घरोंडा का है आपका, घरोंडा करनाल का। ऐसे आप मुझसे पूछो फल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है या सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स है, ये कहाँ पे है, तो ये मांगियाना केंद्र पड़ता है, मांगियाना सिरसा केंद्र है। ऐसे आप मुझसे पूछो कि जिला उद्यान राष्ट्रीय कार्यालय है
ये कहाँ पे है? तो जिला उद्यान कार्यालय जो है ना हरियाणा के गुरुग्राम में पड़ता है। ऐसे आप मुझसे पूछो कि सेंट्रलाइज्ड बागवानी केंद्र कहाँ पे है एक आपका, ठीक है ना, एक इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर सेंटर हरियाणा का जो है ना ये होडल में पड़ता है। होडल, होडल पलवल में अभी बताया था। एक होडल में, एक होडल के अलावा एक जगह और में ये भी हरियाणा में, सुंदरह नारनौल में पड़ता है। एक फूलों का जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्लावर्स जो है ना, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्लावर्स, ये है मुनीमपुर में, ठीक है ना। मुनीमपुर कहाँ पे है? मुनीमपुर है झज्जर का, ठीक है ना, झज्जर में है। एक बागवानी केंद्र और भी है आपका, लेकिन वो है अर्ध शुष्क, ठीक है ना, अर्ध शुष्क, ठीक है ना, सेमी रिजिड वाला है। तो अर्ध शुष्क जो है ना ये है गिगनाऊ में। गिगनाऊ कहाँ पड़ता है सर? गिगनाऊ पड़ता है भिवानी के अंदर। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं आपके जो आपको याद हो सकता है। एक राजकीय बाग और नर्सरी कहाँ पे है हरियाणा में? राजकीय बाग और नर्सरी तो दो जगह पे है। एक तो बरवाला में है, हरियाणा में बरवाला में है, और एक पड़ती है नवीपुर में। नवीपुर अंबाला में पड़ता है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर गुआवा, अमरूद वाला जो सेंटर है ना वो कहाँ पे है? वो भुन्ना केंद्र है। भुन्ना फतेहाबाद में पड़ता है आपका, ठीक है। तो कई सारी चीजें हैं ऐसे। एक एक जो है ना हरियाणा में आपका फल उत्कृष्टता केंद्र और भी है, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री कहाँ से जीते हुए हैं? लाडवा, हाँ लाडवा से है, ठीक है। लाडवा में एक आपकी वो मंडी भी तो है, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी, पहली चाइना में है आपकी, ठीक है ना। ये वैसे ना लाडवा वाला का पूरा नाम है उप उष्ण कटिबंधीय फल उत्कृष्टता केंद्र, ठीक है ना, उप उष्ण कटिबंधीय, ठीक है ना, उप उष्ण कटिबंधीय फल उत्कृष्टता केंद्र। अगला है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने हरियाणा के किस जिले में पशुपालन एवं डेयरी कार्यालय परिसर में कई पीपल वृक्षों की कथित अवैध कटाई की जांच के लिए एक पैनल का गठन किया है? तो ये एनजीटी ने किया है, फरीदाबाद के अंदर। राष्ट्रीय हरित अधिकरण जो है ना, ये राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन मामलों के लिए त्वरित समाधान के लिए, तुरंत उनका समाधान करने के लिए एक विशेष निकाय है। यहाँ इस जिले के अंदर जो है ना कुछ पेड़ काटे गए हैं अभी। इस याचिका में उल्लेख किया गया कि विरासत में प्राप्त पीपल के वृक्ष को नष्ट कर दिया गया है, किंतु उनकी जड़ें अभी भी है वहां पे, और संबंधित अधिकारियों की शिकायत के बावजूद कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। एनजीटी ने के अनुसार शीशम और अन्य वृक्ष को काटने की अनुमति दी गई, लेकिन पीपल के वृक्ष को काटने की कोई अनुमति नहीं दी गई है, और अवैध रूप से कटाई की गई है यहाँ पे। फरीदाबाद के प्रभागीय वन अधिकारी और हरियाणा के वन एवं पशुपालन विभाग को इसके लिए नोटिस भी जारी किया गया है। 8 सप्ताह के अंदर जो है ना इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भी कहा है। सदस्य सचिव केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इसमें शामिल है, और चंडीगढ़ का केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन डिपार्टमेंट जो है ना ये भी कार्यालय इसमें शामिल है। ये एनजीटी की स्थापना हुई थी साल 2010 में। इसका टारगेट यही है कि पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन संबंधी मामलों का समाधान करना, और मामले का समाधान 6 महीने के अंदर अंदर करना। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, बाकी भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई में भी इसके सेंटर है। इसमें एक अध्यक्ष होता है, न्यायिक सदस्य होते हैं और विशेषज्ञ सदस्य भी होते हैं। इनका टेन्योर 5 साल तक होता है, या 65 साल, जो भी पहले पूरा हो। इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, भारतीय मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पे ही, सलाह पे ही। 10 से 20 न्यायिक सदस्य होते हैं इसमें, और 10 से 20 विशेषज्ञ सदस्य भी इसमें होते हैं। इसके पास पावर होती है पर्यावरण संबंधी मुद्दों और अधिकारियों पर दीवानी मामलों की। इसके अलावा स्व प्रेरणा के अधिकार होते हैं इसके पास में, साल 2021 को दिए गए थे इसके अंदर। इसके अलावा इसमें न्यायिक और निवारक और उपचारक भूमिका इसकी है ये, ठीक है। और ये बेसिकली जो है ना प्रदूषक भुगतान, मतलब किसी पे ऐसे फाइन वगैरह लगाने का भी काम करते हैं, और इसमें अपीलेट भी कर सकते हैं। अगर आधिकारिक अपने निर्णयों की समीक्षा कर सकता है, यदि निर्णय फेल हो जाता है तो 90 दिनों के अंदर जो है ना उच्चतम न्यायालय में जाके वो अपील भी कर सकता है ये। और इसके अलावा भारत विश्व स्तर पर जो है ना तीसरा देश है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद, साथ ही एनजीटी जैसा विशेष न्यायालय, पर्यावरण न्यायालय बनाने वाला, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है ये। इसके अंडर जल प्रदूषण रोकथाम के नियम आते हैं, अधिनियम 1974 के तहत जल प्रदूषण रोकथाम के नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण 1981, पर्यावरण संरक्षण 1986, सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम 1991, जैव विविधता अधिनियम 2002। ये सारे मामलों पे देखरेख करता है एनजीटी, ठीक है ना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। चलिए इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि कौन सा राज्य सेमीकंडक्टर पॉलिसी बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? बताइए इसका ठीक आंसर क्या रहेगा आपको। और थैंक यू सो मच, राधे राधे। मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर सीईटी की तैयारी कर रहे हो तो स्टार IQ एप्लीकेशन पे जाके प्रतिज्ञा बैच है, उस बैच को भी आप लोग ले सकते हो, ठीक है। थैंक यू।